इस वीडियो में दोस्तों रिवील करेंगे कि रोमन रेंस ने आई कांट ब्रीथ कैंपेन के बारे में क्या कहा। साथ में जॉन मॉक्सली एकेए डीन एम्ब्रोस ने ऑल एलीट डबल और नथिंग पेपर व्यू पे लगी चोट को करा है रिवील। साथ में एक ऐसा WWE का मूव जिसको कर दिया है WWE ने बैन। विंस मैकमैन की बायोग्राफी का नाम क्या है। साथ में एक MMA के फाइटर ने दी है ड्रू मैकइंटायर को जान से मारने की धमकी। साथ में क्रिस जेरिको वर्सेस माइक टाइसन का मैच कैसा हो सकता है। क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग के एक मैच को करा है प्रेस और बहुत सी ऐसी चटपटी खबरें आपको WWE और ऑल एलीट रेसलिंग की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के जॉन मॉक्सली एकेए डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी एक बहुत ही रिवीलिंग फोटो करी है डिस्क्लोज। उसमें उन्होंने दिखाया है कि उनकी टेल बोन यानी कि आपके बम्प की बीच की लाइन से जस्ट ऊपर की हालात उनके कैसे हैं। इस पे साफ दिख रहा है कि उनकी टेल बोन सूजी पड़ी है। ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग के पेपर व्यू पे ये चोट जॉन मॉक्सली को लगी है। साथ में ये भी दिख रहा है कि ओवर द ईयर्स जॉन मॉक्सली ने अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कितनी चोटें खाई हैं। मैं तो कहूँगा सलाम है जॉन मॉक्सली कि औरों को एंटरटेन करने के लिए तुमने अपनी बॉडी को इतना सेक्रीफाइस कर रखा है। इसके बाद दोस्तों WWE ने बकल बम जो कि रिसेंटली एक बॉच मूव था नाया जैक्स का, जो उन्होंने कैरी सेन को मंडे नाइट रॉ पे मारा था, जिसके बाद कैरी सेन इंजर्ड भी हो गई थी, उसको WWE में बैन कर दिया है। मैं जब भी बकल बम मूव देखता हूं मुझे याद आता है कि सेथ रोलिंग्स ने स्टिंग को अपने कंधों पे बिठा के ऐसे बकल बम मारा और उसके बाद स्टिंग का करियर खत्म हो गया। बकल बम पहले ही मूव WWE में बैन हो जाना चाहिए था, पर फाइनली एक और इंजरी के बाद बकल बम को WWE ने बैन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों विंस मैकमैन की बायोग्राफी आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। इस बायोग्राफी का नाम है रिंग मास्टर। ये साल 2022 में एक ऑर्थर, बहुत ही जाने माने ऑर्थर आपको रिलीज करते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं MMA के फाइटर कॉल्बी कोविंटन के बारे में, जिन्होंने कहा कि ये क्वारंटीन का समय चल रहा है जिस वजह से मैं ड्रू मैकइंटायर को अपने घर से बाहर निकल के ढूंढ नहीं पा रहा हूं, पर जैसे ही ये क्वारंटीन का समय खत्म होगा मैं ड्रू मैकइंटायर को इतना पीटूंगा कि मैं उनकी बॉडी में से उनकी आत्मा ही निकाल डालूंगा, यानी कि सोल आउट ऑफ हिज बॉडी। यही वर्ड है कॉल्बी कोविंटन के ड्रू मैकइंटायर के बारे में। ड्रू मैकइंटायर ने कॉल्बी कोविंटन के बारे में कहा था कि अगर कॉल्बी कोविंटन कभी WWE में आए और वो ड्रू मैकइंटायर के सामने खड़े हुए तो उन्हें क्लेमोर किक पड़ेगी और वो उनकी मुंडी उड़ा देंगे, जिसका जवाब कॉल्बी कोविंटन ने कहा है कि बहुत जल्दी दोस्त मैं WWE में आऊंगा और मैं तेरी WWE चैंपियनशिप भी लूंगा और तेरी आत्मा भी चुरा के ले जाऊंगा। साथ में दोस्तों टाइसन फ्यूरी भी ड्रू मैकइंटायर के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी चैंपियनशिप के लिए, यानी कि देखा जाए तो WWE के सुपरस्टार तो छोड़िए, यहाँ तो MMA बॉक्सर्स सबको WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर की ही मारनी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में, जिनका फ्यूड ऑल एलीट रेसलिंग में उस इंसान के साथ चल रहा है जो एक बार अपने अपोनेंट का कान तक खा गया था। उसका नाम है माइक टाइसन। क्रिस जेरिको ने माइक टाइसन के मैच के बारे में एक बड़ी बात कही कि मैं एक रेसलिंग मैच नहीं खेलना चाहता, मुझे कोई स्ट्रीट फाइट नहीं खेलनी माइक टाइसन के खिलाफ, मैं माइक टाइसन के खिलाफ खेलना चाहता हूं एक बॉक्सिंग मैच। पिछले 6 साल से मैं भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं रिंग में माइक टाइसन के खिलाफ एक बॉक्सिंग मैच में उतरना चाहता हूं। अगर माइक टाइसन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। मेरे हिसाब से क्रिस जेरिको आजकल सस्ता नशा कर रहे हैं
हैं, क्योंकि माइक टाइसन के खिलाफ बॉक्सिंग मैच खेलना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पटरी पे लेट जाना और ट्रेन को कहना आ लपेट दे मुझे। इसके बाद दोस्तों क्रिस जेरिको की एक और बात कि उन्होंने रिसेंटली रिवील करा कि डबल और नथिंग पेपर व्यू का स्टेडियम स्टैम्पेड मैच 12 घंटे में तैयार हुआ था। यानी कि इस मैच को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि पूरी शूटिंग के दौरान इस मैच के लिए 12 घंटे ऑल एलीट रेसलिंग ने स्पेंड करे थे। यानी कि 12 घंटों में इस साल का सबसे बेहतरीन मैच इसमें से एक बनकर तैयार हुआ था। साथ में क्रिस जेरिको ने कहा इस मैच के लिए ऑल एलीट रेसलिंग को एक एमी अवार्ड भी मिलना चाहिए, यानी कि ऑस्कर का छोटा भाई। इसके बाद दोस्तों डार्बी एलन जो ऑल एलीट रेसलिंग में परफॉर्म करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने WWE का ट्राई आउट डिक्लाइन कर दिया था और साथ में WWE के ट्राई आउट को एक जोक तक बता दिया। डार्बी एलन ऑल एलीट रेसलिंग के जेफ हार्डी माने जाते हैं, जिस बात को रिसेंटली जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी ने भी कबूला है कि डार्बी एलन बिल्कुल जेफ हार्डी जैसे ही परफॉर्मर है। इसके बाद केन ने जेफ हार्डी के ड्रंक एंड ड्राइव सेगमेंट के बारे में क्या कहा जो WWE ने रिसेंटली स्मैकडाउन में फिल्माया था। इसके लिए WWE को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जेफ हार्डी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को WWE में एक स्टोरी लाइन में दिखाने की कोशिश करी है। केन ने भी इस सेगमेंट पे यही कहा कि WWE इस वक्त रियल लाइफ और स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा नजदीक ले आई है। WWE को सावधान रहना चाहिए, कहीं वो कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ट्रिपल एच ने अपने इंटरव्यू में कॉनर मैकग्रेगर और डैनियल कॉरिमर के बारे में क्या कहा, जो दोनों UFC के बड़े फाइटर रहे हैं। इन दोनों के बारे में ट्रिपल एच की एक ही राय है कि कॉनर मैकग्रेगर और डैनियल कॉरिमर कभी भी WWE में आ सकते हैं। हमेशा से इन दोनों बड़े फाइटर से WWE में आने की बातचीत रही है। डैनियल कॉरिमर तो शायद हमें WWE में कमेंटेटरी तक करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि WWE और भी कई बड़े UFC के स्टार्स को WWE में लाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली ब्रॉक लेसनर की वैल्यू कम हो जाएगी अगर कॉनर मैकग्रेगर और डैनियल कॉरिमर जैसे बड़े स्टार भी WWE में आ गए तो। इसके बाद दोस्तों मैट रिडल ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं कि वो स्मैकडाउन के रोस्टर के पार्ट बन चुके हैं। अब वो NXT में परफॉर्म नहीं करा करेंगे। इस बात पे मैट रिडल ने अपना रिस्पॉन्स दिया और मैट रिडल ने कहा कि मैं WWE के अपने शुरुआती करियर से ही AJ स्टाइल्स, रोमन रेंग्स जैसे बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ भिड़ना चाहता था, जो सपना अब स्मैकडाउन में आने के बाद उनका पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने रिसेंटली एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि रॉ में और स्मैकडाउन में WWE ने ऑडियंस बुलाई थी, जिनको बाद में रिवील कर दिया गया था कि ये NXT के सुपरस्टार्स हैं। WWE हमेशा 30+ WWE की ऑडियंस को दिखा रही है, जो कि सब सुपरस्टार्स हैं। पर एक अजीब बात WWE कर रही है कि इन सबका सिर्फ टेम्परेचर चेक करवाया जा रहा है, इनका कोई भी कोविड-19 टेस्ट नहीं करवाया गया। यानी कि WWE काफी ज्यादा रिस्क ले रही है अपने सुपरस्टार्स की हेल्थ के साथ। साथ में दोस्तों एक बड़ी बात कि समो जो कई बार जो इंजर्ड होते रहते हैं, इसी कारणवश हो सकता है कि समो जो का रेसलिंग करियर आपको खत्म होता हुआ दिखे और वो परमानेंट मेंबर बन जाए रॉ की अनाउंस टीम के, ऐसे रूमर्स हैं। इसके बाद स्मैकडाउन ने अच्छी रेटिंग खींची, उनकी रेटिंग रही 2.15 मिलियन एवरेज व्यूअर्स, यानी कि 5% का इंक्रीज देखा गया पिछले हफ्ते की स्मैकडाउन से। इसके बाद दोस्तों शेमस ने फिर से जेफ हार्डी पे सोशल मीडिया के थ्रू फिर से हमला करा। उन्होंने जेफ हार्डी और डैनियल ब्रायन को दोनों पे ही निशाना साधते हुए उन्हें चीटर्स कहा। उन्होंने कहा एक तो हमेशा दारू के नशे में रहता है, दूसरा हमेशा सैड रहता है। मेरी तुम पे दोनों पे आंखें गड़ चुकी हैं और मैं तुम्हारा इलाज सही से करूंगा। ये बात कही है शेमस ने एक ट्वीट के जरिए। यानी कि शेमस और जेफ हार्डी का फ्यूड एक अलग ही लेवल पे पहुंचने वाला है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं इलायस की मेडिकल अपडेट की ओर। WWE ने अपडेट में कहा कि इलायस अभी भी हॉस्पिटल में है, उनकी रिब्स टूट चुकी हैं और उनकी पेक्टोरल मसल भी उखड़ चुकी है, जिस वजह से अभी उन्हें हॉस्पिटल में और भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इलायस को हिट एंड रन अटैक करा गया था स्मैकडाउन में एक गाड़ी से, पर इसके पीछे किसका हाथ है ये अब तक सामने नहीं आया है। 3 सस्पेक्ट अभी भी WWE में बने हुए हैं, जिसका नाम है बैरन कॉर्बन,
दूसरे शेमस और तीसरे मुस्तफ़ा अली उफ स्मैकडाउन का हैकर। इन तीनों में से कोई भी आपको एज अ अटैकर शोकेस WWE फ्यूचर स्टोरी लाइन में कर सकती है। इसके बाद WWE के स्टार से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने एंट्रेंस म्यूजिक को छोड़ के अगर किसी दूसरे का एंट्रेंस म्यूजिक लेते तो आप किसका लेते, जिसमें बैकी लिंच ने कहा कि वो एजे स्टाइल्स का लेते, शॉर्लेट फ्लेयर ने कहा वो पेज का लेती, लिम मॉर्गन ने कहा कि वो बियांका ब्लेयर का थीम म्यूजिक लेती, यानी कि काफ़ी अच्छी चॉइस थी। इसके बाद दोस्तों अंडरटेकर ने रिवील करा कि हुल्क होगन ने कैसे उनके सामने एक बार इंजरी फेक करी थी। अंडरटेकर वर्सेस हुल्क होगन का 1991 मैच सर्वाइवर सीरीज पे हुआ, जहां पे अंडरटेकर ने हुल्क होगन को एक टोमस्टोन मारी, जिसके बाद हुल्क होगन ने ऐसे प्रिटेंड करा कि अंडरटेकर की गलती की वजह से हुल्क होगन की नेक पे बहुत ही सीरियस इंजरी आई है। पर अंडरटेकर जानते थे जब उन्होंने रिपीट टेलीकास्ट देखा कि हुल्क होगन अपनी इंजरी फेक कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने हुल्क होगन को कन्फ्रंट भी करा। पर हुल्क होगन का जब अंडरटेकर ने जवाब सुना कि तुमने मुझे बहुत टाइट पकड़ रखा था जिस वजह से मैं हिल नहीं पाया और मेरे को ये नेक पे चोट लगी है, अंडरटेकर ने हुल्क होगन को यही कहा कि मैं समझ गया तू किस टाइप का इंसान है। और उसके बाद से अंडरटेकर हुल्क होगन के दोस्त तो रहे पर हमेशा वो हुल्क होगन से बच के रहे। यानी कि दोस्तों अंडरटेकर का करियर खत्म करने की कोशिश करी थी हुल्क होगन ने, क्योंकि इतने बड़े स्टार को हुल्क होगन को एक अपकमिंग रेसलर अंडरटेकर से चोट लगना काफी ज्यादा घातक साबित होता अंडरटेकर के शुरुआती करियर में, और शायद उनको WWE से निकाल भी दिया जाता, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े स्टार हुल्क होगन को इंजर्ड कर दिया था, जो उस वक्त WWE के लिए पैसों का दूसरा नाम हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई, डैरेन यंग ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा जो कि कभी नेक्सस का पार्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 36 पे ओरिजिनली नेक्सस की रिटर्न होने वाली थी, यानी कि वही ग्रुप, यानी कि 8-9 भेड़ियों वाला ग्रुप जो हर एक सुपरस्टार को अटैक करता था और पूरे WWE में तबाही मचा रखी थी, उस ग्रुप की रिटर्न करवाने वाली थी WWE रेसलमेनिया 36 पे, जो एक तबाही साबित होती बाकी के रेसलर्स के लिए। पर रेसलमेनिया 36 पे बिना ऑडियंस के नेक्सस की रिटर्न करवाना WWE को वेस्ट लगा, जिस वजह से प्लान ड्रॉप हो गया। पर नेक्सस का ये प्लान फ्यूचर में हमें WWE अप्लाई करता हुआ दिख सकता है जब क्राउड वापस लौटेगा, यानी कि नेक्सस की रिटर्न हमें WWE में देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर कि रोमन रेंस ने इस वक्त की चल रही यूएसए की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी या सबसे बड़े हॉट टॉपिक पे अपना क्या बयान दिया है। रोमन रेंस ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पे एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें रेसिज्म को रोकना चाहिए, रेसिज्म बहुत गलत चीज है। इस वक्त हमारी जिंदगी में रेसिज्म का कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। ये चीज अपने बच्चों को हर बार सिखाओ ताकि हम इस एक लाइफ एंडिंग डिजीज को खत्म कर सकें। यानी कि रोमन रेंस अपने फैंस से अपील कर रहे हैं कि ये पक्षपात, जात पात, रिलीजन, इन सब पे बिलीव मत रखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे बिलीव रखो और वो है ह्यूमैनिटी। यानी कि रोमन रेंस ने बहुत ही अच्छी अपील करी है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो इस वीडियो के शुरुआती टॉपिक से रिलेटेड है, वो है डीन एम्ब्रोज की इंजरी। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जो आपको एंटरटेन करने के लिए अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम भी तो देखें आपको क्या लगता है। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिलाकर शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।